नमस्कार। आज चर्चा विद चित्रा में एक ऐसे नेता से संवाद जिसने राजनीति को सिर्फ विरासत नहीं, संघर्ष से कमाया है। छात्र राजनीति से संसद तक, पूर्वांचल की जमीन से राष्ट्रीय पहचान तक, ब्रजभूषण शरण सिंह का सफर ताकत, संगठन और प्रभाव का सफर रहा है। संसद की सियासत हो या खेल की दुनिया, उनकी मौजूदगी हमेशा निर्णायक रही। समर्थन भी मिला, विरोध भी मिला और विवाद भी, लेकिन राजनीति में इतने लंबे समय तक टिके रहना भी अपने आप में शक्ति का परिचायक है। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से बदलाव के दौर में है, चुनाव बेहद करीब है, 2027 की लड़ाई की पटकथा लिखी जा रही है, तो आज चर्चा विद चित्रा में हम जानेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष, उनका सफर, उनके जवाब और मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं यूजीसी को लेकर, ब्राह्मण ठाकुर को लेकर और हाल ही में हम सब ने प्रयागराज में देखा शंकराचार्य को लेकर जिस तरह का विवाद है, उसमें नेताजी का पक्ष क्या है। 6 बार के आप सांसद रहे हैं, पूर्वांचल की जमीन पर आपका दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का टिकट भले ही ना दिया हो, लेकिन उसको भी इस बात का ज्ञान रहा कि अगर इनको या परिवार को मौका नहीं दिया तो फिर जमीन पर स्थिति क्या बन सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया के सेंसेशन हमेशा बने रहते हैं, खुशी मिलती है, खुद करवाते हैं या क्या नहीं, है? मैं कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। इंस्टाग्राम युवाओं का है, लेकिन उठाकर देख लो आपके तमाम वीडियोस उस पर वायरल होते रहते हैं। ये होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, बनाते रहते हैं और यहाँ तक कहते हैं हमको वायरल कर दीजिए। तो हम तो इस दुनिया से बहुत दूर हैं, लेकिन लोग करते रहते हैं। खुशी तो मिलती होगी ना, इतना वायरल नेताजी बैठ के रील्स देखते हैं अपने कि मैंने कहा, लोगों ने क्या रिएक्ट किया उस पर? नहीं, मैं बड़ी रियल लाइफ जीता हूँ। मैं जल्दी खुश और या दुख मैं अपने जहन में नहीं उतारता, मैं रियल लाइफ जीता हूँ। रियल लाइफ जीते इसीलिए आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपने इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष पहन रखे हैं हाथों में, गले में, अब मतलब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म करना आपके हाथ में है और कर्म हर व्यक्ति करता है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं जो कर्म नहीं करता है, लेकिन ये खेल जो है ऊपर वाला चलाता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो सबके साथ यही होता है। और जहाँ तक ईश्वरवादी होने की बात है तो हम लोग 1857 में हमारे पूर्वज जी, जब 1857 की क्रांति विफल हुई थी तो हमारे पूर्वजों को पुरवा तहसील उन्नाव से भगना पड़ा था और सरजू के किनारे अयोध्या के निकट एयर दूरी 2-3 किलोमीटर पर 13-14 गांव बसे थे और उस समय ठाकुर द्वारा बनाया गया था जी। और वो ठाकुर द्वारा आज भी है। तो हम लोगों को भगवान राम के प्रति या सनातन के प्रति या जो भी हिंदू देवी देवता हैं उनके प्रति हम लोगों की आस्था रही, नस नस में है। इसको चाहें भी तो उखाड़ नहीं सकते हैं। अयोध्या में बहुत लंबा समय आपने गुजारा, वहाँ के अखाड़ों में। अयोध्या में मेरा बहुत समय बीता और संजोग से आप गोरखपुर की रहने वाली हैं और चौरी चौरा एक स्थान है। हाँ बिल्कुल। और 1822 में शायद हुआ था, 1922 जी। तो चौरी चौरा मेरे लिए एक उसको मैं अपनी कर्म भूमि के रूप में मानता हूँ। और चौरी चौरा से सीधे मेरा अयोध्या आगमन होता है और फिर अयोध्या में लगभग हमने 15-20 साल बिताए और आज भी अयोध्या से जुड़ा हूँ। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब से हारी है उसके बाद से आप अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से? नहीं, देखिए, अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ मैं 80 के दशक से जो मेरी लोकप्रियता थी जी, तब से लेकर के आज तक बरकरार है। मैंने राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या को कभी नहीं देखा और ना मैंने अयोध्या की कोई कामना की कि अयोध्या से मुझे टिकट मिल जाए और ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो कहीं से लड़ा जा सकता है। अयोध्या विनय कटियार जी पहले लड़ते थे, जीते। चुनाव तो कहीं से लड़ा जा सकता है, जीतेंगे जहां से वहां से टिकट चाहेंगे ना कि वो सीट मिले जहां से जीत सकें। नहीं, बात आपने अयोध्या की कि दौड़ा हम करते हैं, नहीं, दौड़ा हम हमेशा करते हैं। अयोध्या मेरा एक तरीके से घर है और एक एक मंदिर, एक एक साधु संत, मतलब मैं कह सकता हूँ
अहंकार नहीं कर रहा हूँ कि गृहस्थ में, हम लोग गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ हैं, जी, हम सांसारिक लोग हैं, जितना सम्मान अयोध्या ने हमको दिया है इतना किसी भी गृहस्थ को आज तक नहीं दिया है, किसी भी गृहस्थ को नहीं दिया है। अब आगे कोई पाएगा कि नहीं पाएगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना सम्मान वहाँ के संतों ने किसी को नहीं दिया। छात्र जीवन से लेकर के आज तक ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। एक बार मुझे चोट लग गई थी, यानी चाकू लग गया था और ओ पॉजिटिव मेरा खून था, ब्लड ग्रुप था और नहीं मिल रहा था। तो उस समय जो अखाड़ा परिषद के अभी अध्यक्ष रहे महंत ज्ञानदास जी, उस समय पहलवान होते थे और बिल्कुल नई उम्र थी और उस दिन उनकी कुश्ती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लड दिया और वो ब्लड आज भी मेरे शरीर में है। तो अयोध्या का उपकार और आपके चौरी चौरा का, यानी गोरखपुर का, मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब एक तरफ क्रांति भी है खून में, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म भी है। जी। लेकिन आपकी जिंदगी में आपने कहा चाकू लग गया था, चाकू, छुरी, कट्टा, बंदूक, इससे बड़ा पुराना नाता रहा है आपका। अब तिहाड़ जेल पे भी जब मैं देख रही थी कि तिहाड़ जेल में भी आपको रहना पड़ा था लंबे वक्त तक, तो क्यों, मतलब इतना विवादों से क्यों नाता रहा है आपका ब्रजभूषण जी? देखिए, जैसे हम लोग सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में पैदा हुए, और सामान्य परिवार का व्यक्ति जब कोई काकस तोड़ता है तो वो आक्षेपों से बच नहीं सकता है, और यही मेरे साथ हुआ। आपको अध्ययन किया होगा, मेरे चचेरे बाबा सन 1952 में विधायक बने थे जी, और 54 में उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा सा राजघराना है, राजा मनिकापुर कहते थे जी। उस समय उनका बहुत राजनीतिक वर्चस्व था। आनंद सिंह कहते थे, जिनके पुत्र इस समय कीर्तिवर्धन सिंह सांसद हैं, मंत्री हैं, इनके पिताजी। तो उनके काकस को मैंने तोड़ा और उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा जी मतलब सर्वे सर्वा थी। तो 11 विधानसभा हमारे गोंडा में आती थी। आज गोंडा बट करके 2 जिले में हो गया, बलरामपुर अलग हो गया। बिल्कुल। और तब 11 टिकट सादा लेकर के वो जाते थे, जिसको दे देते थे, फार्म भर देते थे, वही बनता था। और उनका प्रभाव कितना था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ जी, उस समय कीर्तिवर्धन के बाबा श्री जवाहरलाल नेहरू जी गए थे और उनके मंच पर उन्होंने जूता फेंकवाया था, बेइज्जत करवा दिया था। नेहरू जी बेइज्जत हुए थे। और जब इनका समय आया, इनके पिताजी का समय आया, तो जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, रामकृष्ण द्विवेदी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसी मनिकापुर में उन होम मिनिस्टर की पिटाई हुई। और जो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, जनसंघ होता था, जनसंघ होता था। उस समय अटल जी को भी कई बार उनके विरोध का सामना करना पड़ा। अब बलरामपुर से तो पहला चुनाव हार ही गए थे अटल तब गोंडा नहीं, पहला चुनाव जीते थे, वहां से जीते थे, ग्वालियर से नहीं, नहीं, पहला चुनाव वहाँ से जीते थे, बलरामपुर से। तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहला चुनाव बलरामपुर से जीते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे पहला चुनाव वहीं से जीते हैं। 2 जगह से लड़े थे, एक जगह हारे थे, वहाँ हारे थे, यहाँ से जीते थे, बलरामपुर से जीते थे। इसीलिए अटल जी से हम लोगों का बड़ा अच्छा रिश्ता था और हम लोग बड़े हक से उनके पास जाते थे, क्योंकि और वो निभाते भी थे, क्योंकि पहली बार गोंडा की जनता ने उनको चुन करके भेजा था। ठीक है। यहीं से तब बलरामपुर 2 सीट, एक बलरामपुर सीट होती थी, एक गोंडा होती थी, तो बलरामपुर से वो जीत करके गए थे। तो जिनकी मैं बात कर रहा था, अटल जी को भी एक तरीके से कई बार अपमानित होना पड़ा। ठीक है, आप ये बता रहे हैं, देखिए एक तरफ बता रहे हैं कि किसी के ऊपर विरोध स्वरूप जूता फेंका गया, आपने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी तरफ आप रामकृष्ण द्विवेदी होम मिनिस्टर। ठीक है, हंगामा हो गया था। हाँ। मतलब अपना और अपने खानदान का दबदबा बताना चाहते हैं आप? नहीं, दबदबा रहा था वहां पर हम लोगों का। नहीं, दबदबा क्या, जी को भी नहीं, नहीं, देखिए, मैं तो गाय चराया हूँ, भैंस चराया हूँ, गरीबी देखा हूँ। सन 1974 में जब मैं चौरी चौरा में पढ़ रहा था, उसी समय मेरा घर गिराया गया। और अगर आपने अध्ययन किया होगा
तो पहला मुकदमा मेरे ऊपर, मेरा घर गिराया गया था और हमारे पिताजी, चाचा सब गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि जो धाराएं विरोधी पर लिखी जानी थी वो धाराएं हम लोगों पर लिखी गई थी। तो गिराने वाले हट गए थे और हम लोग बैठकर रो रहे थे, हम रो रहे थे, एक दलित के दरवाजे पर बैठ करके ऐसे रो रहे थे और घर गिराया जा रहा था। 7 बजे घर पर हमला हुआ था और 2 बजे पुलिस आई थी, तो हमलावर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, पहले अरेस्ट किया था कलाई पकड़ करके और 7 दिन बाद जेल से छूटे थे। तो ये लोगों को लगता है कहानी है, तो अब उस समय हम क्या दबदबा बनाएंगे, उस समय क्या दबदबा बनाएंगे? तो उसी समय आपने ठान लिया था कि अब कोई घर मेरा नहीं गिरेगा, और उसके बाद एक के बाद एक मौजूदा वक्त में मैंने पढ़ा है और आपने बयान भी दिया है, 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा किसी ने आपको गिफ्ट किया है। मतलब बताइए, 1.5 करोड़ में यहाँ पर तो मध्यम वर्गीय परिवार के 4-4 घर बन जाएंगे। देखिए 1.5 करोड़ 10 कम से कम गाड़ी 10-15 खरीदी जा सकती है। आपके पास एक घोड़ा है 1.5 करोड़ का। देखिए 1.5 करोड़ का है कि 20 लाख का है, देने वाला 1.5 करोड़ बताया तो हम उसको मान करके बैठे हैं। और ये जो घोड़े, ये रेस वाले जो होते हैं थोड़ा महंगे होते भी हैं, तो 1.5 का नहीं होगा, 1 का होगा, 50 का होगा, लेकिन अब जो सामने वाला बताएगा, मैंने तो कुछ दिया नहीं। गिफ्ट किया है उसने बताया था कि 1.5 करोड़ का है। 1.5 का। और आपको भरोसा करने की बजाय क्या आपने पासपोर्ट भी बनवा दिया उसका? नहीं, पासपोर्ट बना है, उन घोड़ों का पासपोर्ट बना रहता है। उसके बाद तो एक घोड़ा और है ना, उसको तो 2.5 बता रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपए का कितने घोड़े हैं आपके पास? हमारे पहले 4 पहले से थे और इस साल 1.5 का एक आया, भाई जो बताते हैं सामने वाले, और एक चौहान साहब, रवि चौहान साहब हैं। अब आपसे लोग इतना डरते होंगे, आपसे झूठ तो बोलेंगे नहीं आके बढ़ा चढ़ा के? ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलकर चला जाता होगा? इसमें डर कहाँ से आ गया? आपका इतना दबदबा है। अरे भाई, मैंने उसको बाध्य तो किया नहीं कि आप घोड़ा ले आओ, अब वो अपने प्रेम से लाया, तो उसमें डर कहाँ से आ जाता है? आपको 1.5 करोड़ का घोड़ा कोई क्यों गिफ्ट करेगा, ये बताइए? अब उनसे पूछ लीजिए। रवि चौहान 2.5 का लाए हैं। रवि चौहान 2.5 करोड़ का घोड़ा दे रहे हैं? 2.5 का दे चुके हैं। हाँ, उस घोड़े का रिकॉर्ड भी है। तो ये घोड़ा को मैं क्या खाता है? अब जो हमारे दर्शक हैं वो तो जानना चाहेंगे ना, ये 2.5 करोड़ का अगर एक घोड़ा है, खाता पीता क्या है, रखते कैसे होंगे? बहुत ज्यादा ख्याल नहीं करना पड़ता होगा उसका? नहीं, ख्याल तो करना पड़ता है, लेकिन सामने वाला जो बताएगा वही माना जाएगा। और भाई डर से घोड़ा क्यों देगा कोई आदमी? अब आपको लगता है, जैसे आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपसे मेरी पहली मुलाकात है जी हैं? हाँ, जो आप आमने सामने पहली मुलाकात है, इंटरव्यू कई बार जो आप सोचती थी जी, मैं वही हूँ? नहीं, सामने से कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं, जो इमेज मेरी थी या बनाई गई या हमने बनाया, किसी ने बनाया? आपने खुद ही बनाया ना वैसे। दबंग वाली इमेज, गुंडा वाली, कि नहीं लोग डरे मुझसे? नहीं, डराने कोई सवाल नहीं। देखिए, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि मैंने जीवन में किसी गरीब को और किसी शरीफ को परेशान नहीं किया। किसी गरीब को और किसी शरीफ को परेशान नहीं किया। और बड़े से बड़े आदमी के सामने मैंने गर्दन नहीं झुकाया। और जैसे मैंने चोट की बात की, वो अचानक एक घटना थी, एक जगह चोरी हो रही थी, मैंने चोर को पकड़ लिया, रात अंधेरा था, उसने मुझे वार्न भी किया, लेकिन मैं नहीं माना। और उसने हाथ में 2 चाकू था उसने चला दिया, और मैं थोड़ी दूर जाकर के उसको पकड़ लिया और तब तक संघर्ष करता रहा या पिटाई करता रहा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। फिर मैं निकल कर गया। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1.5 साल बाद, 1 साल या 1.5 साल के बाद जब मैंने उस बच्चे को पकड़ा, ब्राह्मण था वो, दुबे नाम मिस कर रहा हूँ, दुबे। जब मैंने उससे पकड़ा कि हमने पूछा कि तुमने चाकू क्यों मारा, तो उसने कहा देखिए हम चोर थे, हम चोरी कर रहे थे, आपने पकड़ लिया, और पकड़ने के पहले आपको मैंने वार्निंग भी दी कि आप आएंगे तो हम मार देंगे आपको, लेकिन आप नहीं माने। और हम किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको पहचानता हुई नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। और जिसने चाकू मारा मैंने उसको माफ़ किया, जिसने गोली मारा मैंने उसको भी माफ़ किया। गोली 4-4 गोलियां लगी हैं, मैंने उसको भी माफ़ किया। जो बेईमानी किया मैंने उसको भी माफ़ किया। 4 गोलियां कहाँ पे लगी हैं आपको? 4 गोलियां ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो सिर पे गोली लगने के बाद आदमी कहाँ बचता है? देखिए, बचाने वाला मारने वाला भगवान है। हमारे ऊपर इतनी दूर से फायरिंग हुई थी, ये सोफा से भ्रष्ट फायर मारा गया था। पहली गोली ये छू करके चली गई, दूसरी ये छू करके लिए, तीसरी यहाँ लगी, अभी पीठ में है, और चौथी यहाँ लगी, क्रॉस कर गई। तब तक
एक हमारा दोस्त था वो आगे आ गया तो 14 गोली उसको लग गई, वो मर गया, उसने हमको बचा लिया। अच्छा, आपने भी तो गोलियां चलाई हो, सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने भी, मतलब एक चोर था, वो दुबे था, पंडित था। मतलब आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि पंडित जी लोगों को पकड़ो, अभी मनोज वाजपेयी पिक्चर में पंडितों के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, अब आपको भी चोर मिला था, वो दुबे ही था। मतलब देखिए ये घटना, ऐसा तो नहीं ट्रेंड चल रहा है? और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें आप भी आ गए दुबे जी को लेकर कि दुबे चोर था हमारा और उसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने गोली मारने वाले को छोड़ा, जिसने मुझे गोली मारा मैंने उसको माफ़ किया, वो ठाकुर था। जिसने मेरा बेईमानी किया मैंने उसको माफ़ किया, जिसने मुझको चाकू मारा मैंने उसको माफ़ किया, मैंने बहुत लोगों को माफ़ किया। और देखिए कोई भी आकर के उस परिवार से मिलना चाहे तो आपका स्वागत है। ये सत्य है कि असत्य है? कोई भी, आज भी वो परिवार जिंदा है। वो लड़का तो मर गया लेकिन पिता उसका जिंदा है। जिसने तो यहाँ पर गोली चलाई थी? नहीं, चाकू चलाया था। गोली चलाने वाले हैं जिंदा है, गोली चलाने वाले जिंदा है। तो कभी मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई। तो क्या बोला आपने, क्यों गोली चलाई? अब एक देखिए, एक दौर होता है, हर चीज़ का एक दौर होता है। एक जैसे आपका जीवन है, विद्यार्थी जीवन में कुछ और होता है, उसके बड़े होने कुछ और होता है, तो ये बदलता रहता है। अब ठीक है, गोली चलाई होगी। और अभी दोस्ती तो नहीं हो गई गोली चलाने वाले से, या दुश्मनी कायम है? देखिए वो मुसलमानों ने गोली चलाई थी मेरे ऊपर, जो मुख्य करता था वो अपने आप मर गया। और लेकिन हमको उस और जो सहयोग में थे आज भी जिंदा है। अपने आप मर गया मतलब? अपने आप, बीमारी से, फरारी से, चूँकि हाजिर हुआ नहीं तो फरारी काटता रहा। अब लंबा दौर गुजरा होगा, आदमी मर ही जाता है। आपने भी तो गोली चलाई थी ना एक बार अपने आप को बचाने के लिए, क्या था वो वाकया? और इतना हथियार लेकर क्यों चलना पड़ता था आपको? आप पर हमला हो रहा है, आप भी गोली चला रहे हैं, क्या क्या दौर था वो? और क्या अब उत्तर प्रदेश उससे मुक्त हो रहा है? बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। जिस समय की आप बात करती थी उस समय हथियार लेकर के चलना एक आवश्यकता थी, और हम ही नहीं चलते थे, सब चलते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मान करके चलो आप 50 लोग चलते थे। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी लेकर चलते थे, वीरेंद्र शाही लेकर के चलते थे, बस्ती में किंकर सिंह लेकर चलते थे। गैंगवार भी तो होता था ना? नहीं, गैंगवार अब आप कह सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत कोई ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ खनिज पदार्थ या कोई ऐसा नहीं था कि उसके बाद गैंगवार। अब ये कह लीजिए कि अब समय का दौर है, किस चीज़ के लिए गैंगवार? आज तो कोई गैंगवार। कब गोली चलाई? मेरे जीवन में केवल एक अवसर आया है। हमारे दोस्त को हमारे सामने गोली मारी और मैंने देख लिया, और पलट करके वो जब हमारे सामने बंदूक लेकर के पलटा, तो उस समय मैंने, आप कह सकते हैं कि आत्मरक्षा में कह सकते हैं या दोस्त का बदला लेने कह सकते हैं, एकदम दूरी इतने थी, मैंने एक हत्या हमारे हाथ से हुई है। उसकी सजा? सजा क्या, दोनों तरफ से लोग मरे थे, क्रॉस फायरिंग थी, दोनों तरफ से मरे थे, केस छूट गया। कभी पछतावा होता है तो कि काश ऐसा नहीं हुआ होता? ना 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 ना, पछतावा नहीं होता है? नहीं, वो सवाल है। आपने एक आदमी की जान ले ली, आपको पछतावा नहीं होता है? अरे भाई, अब आपको कोई मार दे और मैं उसको ना मारूं? आपको कोई मार कर देखो, आपको कोई एक थप्पड़ मारे, उसको 5 थप्पड़ मारूंगा यहीं पर, ये क्या बात है? ये किस चीज का पछतावा? अरे मुझे कोई क्यों मारेगा? नहीं, वो तो आप लोगों का गैंगवार होगा ना, आपस का झगड़ा होगा। कोई वो चलिए छोड़िए वो क्यों हुआ, लेकिन मेरे आदमी को, मेरे मित्र को, मेरे परिवार को कोई मारेगा तो हम उसको क्यों नहीं मारेंगे? तो आपने गोली मार दी? अरे भाई, अब कितनी बार कहें, मार दिया, मर गया, पछतावा भी नहीं है? अरे काहे पछतावा? इस सेना पर इतना ठोका ठपकी होता है रोज, ये पछताएंगे बेचारे तो क्या करेंगे? ये तो दुश्मन होता है ना, दुश्मन। तो ये भी तो दुश्मन है। हमारे भाई को, हमारे पिता को, हमारे बेटे को कोई मारेगा, हम कहेंगे लो ये भी ले लो, ये कहाँ का वो है? इस किस चीज का पछतावा? पछतावा नहीं है। अरे सवाल है नहीं, ये किसी को नहीं पछताना चाहिए। हाँ, आप धन दौलत के लिए, कारोबार के लिए अगर किसी को हत्या करते हैं, जमीन जायदाद के लिए, अर्थ के लिए करते हैं, तो वहाँ पछतावा होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी जान बचाने के लिए या अपने परिवार की जान बचाने के लिए संजोग से हो जाता है, तो उस पर पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं पछताना चाहिए। अब आप सुनियोजित ढंग से
प्लान करके जाएं किसी गरीब को ठोक दें या किसी अमीर को ठोक दें या पैसा दो नहीं मार देंगे या मार दें, तो ये पछतावा का है। और ये अचानक कोई अभी अटैक करे, कोई यहीं पर मान लीजिए कोई भी होता है तो जिसके पास जो है आप वो चलाएगा आदमी। मतलब इसी वजह से डर का माहौल भी रहता है, मतलब कि बृजभूषण जी हैं उनका बड़ा दबदबा रहता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए, मुझे पता है बहुत बेबाक आप बोलते हैं और किसी भी मुद्दे पर उठाकर देख लीजिए। हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे यूजीसी को लेकर देश भर में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में विवाद जब गहराया, उसके बाद आपने जाकर कलराज मिश्र से मुलाकात भी की थी, उनके पैर भी छुए, तस्वीरें वायरल हुई। यूजीसी पर क्या सरकार ने बड़ी गलती कर दी है? देखिए, मैं नहीं जान पाता, मैं जानने की बहुत कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे एक चर्चा ये भी है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसमें कर्ण भूषण का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने भी साइन किया है और एक पिता पुत्र अलग हैं, दूसरे अलग हैं, ठीक है, ऐसी कोई कमेटी ने सिफारिश ही नहीं किया है। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने देखा हो दिग्विजय सिंह ने उसके चेयरमैन थे, उन्होंने निकाल करके दे दिया। कमेटी की सिफारिश तो कुछ और थी, हाँ बिल्कुल और थी। और ये कहाँ से जोड़ा गया, किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा, किस बात की आवश्यकता थी? तो ये चूक तो बहुत बड़ी हो गई, ये चूक तो बहुत बड़ी हो गई। और देखिए, हमारा सवाल नहीं है कि हमने विरोध किया, हमारा सवाल नहीं है। मैं गांव से जुड़ा हुआ, कोई बचा ही नहीं जिसने विरोध न किया हो, कोई बचा ही नहीं। और जिनका फेवर दिखाया गया है कि दलित समाज या पिछड़े समाज का जो फेवर दिखाया, वो भी विरोध में है, वो भी विरोध में है। और केवल विरोध में नहीं है, कौन नहीं है विरोध में? जो ये गैंग काम करती है। और मैं दोनों तरफ के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये यूजीसी का क्या प्रभाव है, इसको गांव में जाओ और समझो कि क्या दलित समाज या पिछड़ा समाज ऐसा कानून चाहता है? नहीं चाहता है। तुम दिल्ली में 15 लोग इकट्ठा होकर के हंगामा कर रहे हो कि नहीं दलित समाज भी अब इसके विरोध में आ रहा है, ऐसा है ही नहीं है इसमें। और मैंने देखिए, जब इंदिरा जी इमरजेंसी लाई थी तब उस समय मैं चौरी चौरा में था और उस समय हम लोग इंटर में थे, थोड़ा समझदार हो गए थे। और वहाँ आपने नाम सुना होगा, एक नेता हुए रविंद्र सिंह, छात्र नेता हुए, बड़े बहुत अच्छे नेता हुए। और उस समय हम लोग उनके टच में भी थे, हम लोगों को भी इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी में इतना तीव्र विरोध नहीं था जितना तीव्र विरोध इस बार हुआ। इतना तीव्र विरोध मैंने इमरजेंसी में नहीं देखा जितना तीव्र विरोध यूजीसी को करंट की तरह फैल गया, गांव करंट की तरह। और अभी मैं आने के पहले 3 दिन गांव में गया था। मेरा एक वो है कि मैं सुख दुख में 1-2 दिन बाद पहुंचूं, लेकिन दुख में जरूर पहुंचता हूं। एक जगह पर से गांव में जाड़े का समय कौरा बढ़ता है, सब जात के एक मैंने इतना तीव्र विरोध नहीं देखा। लेकिन ये कहा जाता है ना कि 10% लोगों ने 90% लोगों का हक मार लिया, तो अब बहुत जरूरी है इनको सबक सिखाया जाए। किसने हक मार लिया? ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अपने एक और भूमिहार लोग। ये तो मतलब जो विरोध हो रहा है राजधानी दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, और उधर भी है इधर भी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मतलब इधर भी जो सवर्ण के नाम पर बना रहे हैं, इधर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप रील बनाइए, आप विरोध करिए, लेकिन भाषा का ध्यान रखिए। चाहे सवर्ण समाज की तरफ से रील बना रहे हो या दलित पिछड़े समाज की तरफ से आप रील बना रहे हो, नहीं तो गलती अब रील तो कोई भी बनाए, बट गलती तो सरकार ने की है ना। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जातियों को जोड़ने की बात करते हैं, अचानक से एक ऐसा नियम लेकर आया जाएगा जिसमें 10% को छोड़कर 90% लोगों का पूरा ख्याल, और कहा जाएगा इन 10% को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो कहा तो यही जा रहा है कि 10%। कौन कह रहा है? कितने हैं? हम 10% हैं केवल। आप बताएंगे ना कितने हैं? मैं नेतागिरी आप करते हैं तो आप भी बताएंगे कितने फीसदी हैं, कितने हैं? सवर्णों की तादाद कितनी है देश में? देखिए, मैं डाटा लेकर के नहीं बैठा हूं, लेकिन 10% नहीं है, 20% नहीं है, 30% नहीं है, इससे भी ज्यादा है। हाँ, ये सब जोड़ा जाएगा तो बराबर निकलेगा। 30% से भी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। गलतफहमी फैलाई जा रही है कि 10%, 20%, 30%। 10-20-30% का सवाल नहीं है, ज्यादा निकलेगा। जैसे कुर्मी समाज है, पटेल समाज गुजरात में, ये क्या है वहां पर?
सामान्य वर्ग। तो आप एक तरफा क्यों देखते हैं? अब जैसे कम से कम गिरे हालत पर, जैसे मेरे यहाँ, मैं अपने जिले का देख रहा हूँ, कम से कम हमको लगता है कि 17-18% से लेकर के 20% तो ब्राह्मण है जिले में, और 7-8% ठाकुर हैं। तो कहाँ से 7% हो गए, 10% हो गए? और ये देखिए, ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि 5% ब्रजभूषण जी बता रहे हैं कि देश भर में 35% सामान्य वर्ग की, इससे ऊपर है, इससे भी ऊपर चले जाएंगे, इससे ऊपर भी हैं। और ये पठान सठान ये जब जो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? जो तमाम क्षत्रिय ब्राह्मण सैयद और पठान ये क्या है? ये भी तो आएंगे ना। तो जोड़ करके क्या बनते हैं? सामान्य वर्ग में आते ना, पठान है, खान है, क्या सामान्य में ही तो आएंगे, सैयद हैं, किसमें आएंगे? तो मुसलमानों को भी आपने जोड़ लिया अरे इसमें। क्यों भाई, क्यों नहीं जोड़ेंगे? यहाँ मुसलमान हिंदू की बात थोड़े चल रही है, सवर्ण की बात चल रही है। तो जो सवर्ण से जाकर के, मतलब मुसलमानों का जो सवर्ण है, हिंदुओं का जो सवर्ण है, सवर्ण माना जाएगा। ठीक है, आप इसको मानिए, आप इसमें झगड़ा मत करिए। जो सवर्ण समाज से गए हैं, जो ब्राह्मण समाज से गए हैं, वहां भी सवर्ण है। वो आज उनको सुविधा नहीं मिल रही, ओबीसी की सुविधा नहीं मिल रही है, वहां भी वो सवर्ण है। क्या सरकार को रोल बैक कर लेना चाहिए? देखिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर रखी हुई है, लेकिन मसला तो सरकार को लेकर है ना। अब मैं मानता हूं कि ये मुद्दा समाप्त, सुप्रीम कोर्ट से समाप्त हो गया। जनता के बीच जब वोट लेने के लिए नेताजी लोग जाएंगे तो पूछा नहीं जाएगा कि क्यों लेकर आए थे सवर्णों को फंसाने वाला मामला। ये मुद्दा समाप्त हो, आपके कहने से कैसे समाप्त हो जाएगा? मैं कुछ ज्योतिष जानता हूँ, ये मुद्दा समाप्त हो गया। कुछ भी ये हूबहू नहीं आने वाला। हमने रुद्राक्ष पहन लिया है तो हम भविष्य देख रहे हैं। ये हूबहू नहीं आने वाला है। अब जब आएगा सुधार होकर के आएगा। ये तय है, तय है। बात हो गई आपकी। हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा विवेक कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये मुद्दा समाप्त हो गया। समय के साथ जब भी आएगा अच्छे स्वरूप। तो सरकार डर गई होगी ना, सवर्णों ने जिस तरह सड़क पर उतरकर विरोध किया है। का क्या, सवर्ण उनके वोटर हैं, तो डरने की क्या बात है? और वोटरों को फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। ये इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं कि उस पर मैं डालूं। 6 बार के सांसद हैं, बड़े आदमी तो है ही। उस पर मैं इतना प्रकाश नहीं डाल सकता हूं, लेकिन इतना ये है कि बहुत बड़ी चूक थी, और क्यों हुई, कैसे हुई, बहुत बड़ी चूक। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एहसान किया है इस देश के ऊपर, इसको स्टे करके, नहीं तो अब तक देश का माहौल बहुत खराब हो जाता। जो लोग भी हल्के में इस मामले को ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, तो सरकार ने क्या किया ना? तो सरकार, आप बीजेपी के नेता हैं, आप बताएंगे नहीं कि आपकी सरकार ने क्या किया? पार्टी में अपनी बात तो रखते होंगे ना। सरकार ने विरोध किया, सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सोलिसिटर जनरल या अधिवक्ता जो थे सरकार के, कोई विरोध किया? तो सरकार कैसे विरोध करती? पश्चिम बंगाल में सवर्णों की आबादी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। दोनों बात कर रही है सरकार। अगर सरकार के पास चारा क्या था? कोई ऑप्शन ही वही बचा नहीं था। अब हो जाए तो सरकार के पास क्या चारा था, ना हो जाए तो सरकार तो अपने वोटरों के साथ बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? जरा इसके बारे में बताइए आप नेताजी। ऐसा है, हाँ, क्या ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है? क्या दलित वोटर नहीं है? देखिए, 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण, बनिया यानी व्यापारी, बिल्कुल, और क्षत्रिय इनकी पार्टी कहा जाता था। लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद जब दलित जुड़ा है और जब ओबीसी जुड़ा है, तब इतनी बहुमत की सरकार बनी है। नहीं, हमारे देश के अंदर ये चर्चा होने लगी थी कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। आप देखिए, 89 के बाद से लेकर के 2014 तक किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। कहिए तो मैं एक एक नाम गिना दूं, लेकिन बड़ा समय लगेगा। और जाकर के 14 में बनती है। आप ही लोग ये कहने लगे थे कि संविधान की समीक्षा करनी चाहिए, अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए। लेकिन 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें गरीबों का बड़ा रोल है। ओबीसी समाज, दलित समाज, गरीबों का भी है, हिंदुत्व का भी बड़ा रोल तो है। उसके साथ जुड़ा फिर हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जाति लेकर आई। क्या अब समाज जाति की तरफ आगे बढ़ रहा है? सवाल पैदा कर दे रही है। बात यहां से चली थी कि दलितों और पिछड़ों की बात की, भारतीय जनता पार्टी का वोट, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का 2014 में ये दलित और पिछड़ा, आदिवासी, ये जो कमजोर लोग गांव के अंदर रहने वाले हैं, जब ये जुड़े हैं तब इतनी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी की निकल करके आई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है।
इसमें पिछड़ा दलित ठीक इनका है, बड़ा मतलब रोल। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में मैं बोल देती हूं कि सरकार ने सबक लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूजीसी का विरोध नहीं किया और इसी वजह से कोर्ट का ये फैसला आया और आगे आने वाले वक्त में यूजीसी का जो भी प्रारूप सामने आएगा वो कम से कम मौजूदा स्थिति नहीं रहेगी और उसमें सवर्णों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इससे। देखिए, मैं पूरा विश्वास है मुझे कि जिस रूप में आया था इस रूप में ये नहीं आएगा, और आएगा या नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक ऐसा रास्ता लेकर के आएगा जिससे समाज में तनाव ना हो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत जरूरी भी है, लेकिन जातिवाद की तरफ क्या आगे की राजनीति, वो जो मंडल कमंडल कहा जाता था 1990 के बाद का एक दौर हमने देखा, अब उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से अगर मैं बीजेपी, आप ठाकुर नेता हैं, ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच भी यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूं, मुझे पता है कि आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपने खुद ही कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तो 19-20% ब्राह्मण हैं, 8-9% ठाकुर हैं और उनका भी एक मुश्त वोट आपको मिलता रहा है। लेकिन क्या ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में चल रही है? कभी नहीं थी। अभी तो है ना? नहीं है। नहीं है, कभी नहीं थी। कुछ लोगों के व्यक्तिगत मसलों से ये नहीं माना जाता है। जैसे मैं आप फिर उसी विषय में मार रहा हूँ, मैं गोंडा जनपद में 5वें नंबर का वोट ठाकुर का है, 5वें नंबर जी, 5वें नंबर का, और 6 बार मैं सांसद बना, 1 बार मेरी पत्नी सांसद बनी और 1 बार मेरा बेटा सांसद बना, तो ये 8 बार हो गया, तो 40 साल हो गया। तो अगर ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई होती तो मैं 40 साल से एमपी कैसे बन रहा हूँ? अरे अभी देखने को मिल रही है ना, कभी नहीं। ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई। ना कोई नहीं। ब्राह्मण 40 विधायक मिलकर बैठक क्या कर लें, उस पर हंगामा मच जाता है। क्या चल क्या रही है बीजेपी के अंदर? गलत किया बैठक करके? क्या गलत किया? तो ये तो आप अपने अध्यक्ष जी से पूछिए। तो मैंने तो कहा ना कि बैठक करने में क्या, मैंने तो बोला ना ऑन कैमरा कि इसमें क्या गलत है। अगर बैठ करके, अब संजोग से आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, अब आप भी सवर्ण है, मैं भी सवर्ण हूँ। अब कल कोई कहा कि चित्रा त्रिपाठी जी गई और सवर्ण का मामला था और वो भी गोरखपुर के पढ़े थे और वो भी गोरखपुर की रहने वाली हैं, जोड़ दिया। तो इसमें क्या है? जोड़ने तो कुछ दुनिया है या कहेगी। लेकिन देखिए, ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद, कुछ घटनाएं क्षत्रियों के बीच में भी घटती हैं, कुछ घटनाएं सबके बीच में घटती हैं। अब जैसे जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा चर्चित दौर था गोरखपुर का जी, और ये था, आप मान कर चलिए कि 80 के दशक को कह लीजिए, वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी वाला। अच्छा, अब देखिए, हरिशंकर तिवारी के पक्ष में जितनी हत्या करने वाले लोग थे सब गाजीपुर के थे और सब ठाकुर थे। हरिशंकर तिवारी के राइट हैंड कृष्णकिंकर सिंह थे, बस्ती वाले उनके। अब उधर रविंदर सिंह के, खैर वो नहीं रहे, उनके राइट हैंड विश्वकर्मा द्विवेदी थे, उनके राइट हैंड राजमणि पांडे थे, उनके राइट हैंड शीतल पांडे थे। आज भी संबंध चल रहा है। अब ये नहीं देख रहे हैं, ऊपर ऊपर ठाकुर बाबन देख रहे हैं। आज भी जाकर के देखिए कि हरिशंकर तिवारी के लिए सबसे ज़्यादा हत्या ठाकुरों ने किया। मकनू, साधु, जिसके बाद में ब्रजेश सिंह से उनका झगड़ा हुआ, वो सब हरिशंकर तिवारी के लिए हत्या की है। और रुद्दल सिंह, हत्या करने के बावजूद नेताजी लोग बच कैसे जाते थे, मैं ये जानना चाह। आप तो पूरा खुलासा कर रहे हैं कि हरिशंकर तिवारी के लिए किन किन लोगों ने हत्या की। रुद्दल सिंह देवरिया, हरिशंकर तिवारी ने कितने लोगों की हत्याएं कराई? देखिए, रुद्दल सिंह देवरिया, अब हरिशंकर तिवारी ने कराया कि नहीं कराया, लेकिन एक कहा गया कि तिवारी जी ने मरवा दिया, वीरेंद्र शाही एंड कंपनी के शाही जी ने मरवा दिया, मतलब ये गोल चल। लेकिन दोनों तरफ का देखिए समीकरण ये देखिए कि उधर से जितने शूटर हैं वो सब ठाकुर हैं और इधर से जितने सहयोगी हैं सब ब्राह्मण हैं। तो अब लेकिन नाम दिया जाता है वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी। अगल बगल नहीं देख रहे हो कि उनके हरिशंकर तिवारी के बगल में कृष्णकिंकर सिंह। तो ये कभी नहीं था। कुछ लोगों को लेकर के आप पूरे समाज को नहीं बांट सकते हैं। समाज हमारा कभी नहीं बटा। लोग बटे होंगे, कुछ लोग बटे होंगे, खास लोग बटे होंगे। आप इतना बता रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों ने मिलकर इतना हंगामा किया, हत्याएं की, मुसलमान बेचारा बेवजह फिर मारा जाता है, उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल मुसलमानों से पैदा होते हैं। आप यहाँ पर गिना रहे हैं ठाकुर और ब्राह्मण। गिनाने बैठेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, हम सबका गिना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात चली थी कि ठाकुर ब्राह्मण के बीच में संघर्ष,
तो मैं बताता हूँ 80 के दशक में भी दोनों पक्ष में दोनों जात के लोग थे। तो अभी आप कह रहे हैं कि कोई संघर्ष नहीं है? कोई संघर्ष नहीं। अभी कुछ लोगों के संघर्ष को आप समाज का संघर्ष कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अब ये यूजीसी वाला मुद्दा, और आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खबरें पढ़ते हैं इसीलिए जानकारी रहती है कि क्या ये जो अभी ब्राह्मण विधायकों के बैठक को लेकर जिस तरह की नाराजगी देखने को मिली, पहले की, उसके बाद यूजीसी आने के पहले बैठक हुई थी। हाँ, और वो मुद्दा समाप्त हो गया। अभी एक ब्राह्मण अधिकारी ने शंकराचार्य और यूजीसी के समर्थन में अरे उसे इस्तीफा दे दिया। कोई होगा, नौटंकी कर रहा था, विधायक बनना चाह रहा था, बाद में होगा। ये नौटंकी बहुत होता है, ऐसे नौटंकी बहुत होते हैं, बहुत नौटंकी हमने देखा है। ये नौटंकी हो रही है, ये नौटंकी है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एक व्यक्ति से कोई असर नहीं पड़ता है। समाज अगर एक है तो व्यक्ति से कोई असर नहीं पड़ता है। और जहां तक किसी अधिकारी की बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया, सुना मैंने वापस भी ले लिया। वो तो यहाँ वाला ना, अयोध्या वाला वापस ले लिया। हाँ, तो वो क्या जिन्होंने योगी जी के समर्थन में दिया था, वो था, भी नौटंकी था, वो नौटंकी था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आंसू बहा रहे थे फोन पर पत्नी से बात करते हुए। सब नौटंकी है, पराडियां हैं ये स्थान बनाना चाहते रहे होंगे, अब देखे होंगे बाद में गड़बड़ हो गया तो वापस ले लिए। ये सब नौटंकी है। नौटंकी क्या था? नौटंकी, योगी जी के समर्थन में जो आंसू बहा रहा है समर्थन नहीं, आप कह रहे हैं वो नौटंकी कर रहा है। नहीं, अगर उसके कोई मशीन हो तो उसका ऑपरेशन करके देख लीजिए, कोई किसी समर्थन झूठ पकड़ने वाली मशीन। अरे हाँ, पकड़ लीजिए, बिल्कुल पक्का। अगर झूठ ना बोले तो आप सजा दे दीजिए मुझे। वो झूठ सब ये सब प्रभावित करने के लिए मैंने, अब यहाँ एक समय था किसी एमपी ने उनके सोनिया जी के पक्ष में अपने ऊपर पिस्टल रख लिया। हाँ, कि अगर सोनिया नहीं बनेगी तो हम मार लेंगे। अब सोनिया जी भी हैं, वो एमपी साहब भी हैं, ये सब। और इधर अलंकार जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, मैं जो कहना था वो कह दिया, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। यूपी का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, और अब खासतौर से उत्तर प्रदेश के 2017 और 22 के मैं आंकड़ों का अगर जिक्र करूं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट आता है पूर्वांचल जाते जाते वो कम हो जाता है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? लोगों का इतना दबदबा है, प्रधानमंत्री बनारस से लड़ते हैं, योगी जी गोरखपुर से आते हैं, उसके बावजूद पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के मुकाबले कमजोर स्थिति क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, इस पर मैं ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। आप कब से डरने लगे? नहीं, हम बहुत डरते हैं। किससे? सबसे। क्यों डरते हैं? जैसे इस पर अभी मैंने समीक्षा नहीं किया है, और समीक्षा करूंगा तो कुछ लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपको परेशानी बढ़ानी चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर आत्ममंथन नहीं करेगी, परेशानी के लिए पैदा हुए हैं। एक तो जो है 23 में बढ़वा दिए तो उसको झेल रहे हैं। 23 वाले मुद्दे पर मैं आऊंगी। 23 में बढ़वा दिए, उसमें आप लोग भी बोले थे, अब उसको अभी झेल रहे हैं। अब पता लगे वो पूरा नहीं हो, दूसरा झेल ले। 23 वाले मुद्दे पर आप खिलखिला कैसे सकते हैं? खिलखिला रहे हैं, जो लगाए थे उनसे कहते खिलखिला लें। इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे तो मैं खिलखिला रहा हूं, कहते खिलखिला लें। क्या वजह है इसकी? खिलखिलाने की क्या वजह है? झूठ। क्यों गवाही? बीजेपी ने आपका टिकट तक क्यों छीन लिया था देने उसी नहीं आ मुद्दे रहे? पर। क्यों गवाही देने नहीं आ रहे हैं? डेट ले रहे हैं, क्यों? कोई गवाही देने के लिए नहीं पहुंचता है। कोई नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूं तो क्यों टाला पिक्चर कर रहे हैं? आज एक तो पॉक्सको के मामले से आप बरी हो गए, एक मामले से, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है मेरे ऊपर कोई फर्क है? वही तो मैं जानना चाह रही हूं कि अगर किसी नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग जाएं, कैसे गंभीर? छेड़छाड़ का मामला, पॉक्सको का मामला, क्या क्या मामले आपके ऊपर दर्ज नहीं करवाए गए थे? देखिए चित्रा जी, एक दिन जब छेड़छाड़ हुई थी तो मैं सर्बिया में बैठा था, तो सर्बिया से छेड़छाड़ किया। और दो महान भाव हैं जिनको छेड़छाड़ किया तो मैं लखनऊ में बैठा था, ऑन कैमरा बैठा था, आपके साथ बैठा था, मीडिया के साथ, अधिकारी के साथ। एक में 11 बजे मैंने छेड़छाड़ किया था और 2 बजे रात में मैं सर्बिया चला गया था, वहाँ से छेड़छाड़ किया था। और इसीलिए आपको याद होगा जिस समय मेरे खिलाफ बहुत माहौल था, उस समय ऐसा लगा कि मैं बड़बोलापन भी कर रहा हूँ, बड़बोलापन भी कर रहा हूँ। मुझको कई लोगों ने समझाया भी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की पापा ये क्या कर रहे हो। हमने कहा देखो भाई,
भाषा का ध्यान रखेंगे, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। लखनऊ बैठ करके छेड़छाड़ कर दिया, सर्बिया बैठ करके छेड़छाड़ कर दिया। उस समय तो मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय तो हम बड़बोलापन कर रहे थे, बड़बोलापन। लेकिन हमें तो, हम आपको नहीं जानते, हम अपने आप को तो जानते हैं। हम इनको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, हम अपने आप को तो जानते हैं। और उस समय मैंने कई बातें कही थी। तो अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर दिया आपने? जब तक ये केस चलेगा तब तक आप मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। जब आपका ये केस छूटेगा उस समय आपको लग रहा है कि आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे? लगता क्या है, बरी हैं। अभी तो मामला कोर्ट में है, तो अरे बरी। कोर्ट में है तो कोर्ट कैसे सजा दे देगी? कोर्ट कैसे सजा दे कैसे देगी? सजा दे देगी? कोर्ट जो है एक प्रणाली है कोर्ट की, कानून से चलता है, गवाही से चलता है। ऐसे थोड़े चलता है कि कोई कोर्ट चाहे कि आपको फांसी दे दे, फांसी दे देगा। कैसे दे देगी? मुझे पूरा विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। और वो लोग भी सबूतों के साथ पहुंचे ना। सबूत हमने है नहीं दिल्ली है। में इतना हंगामा देखा इस मुद्दे पर, आपका टिकट तक काट दिया गया था बृजभूषण जी। वो आप हंगामा नहीं संसद था नहीं पहुंच पाए। त्रिपाठी जी, वो हंगामा नहीं था। एक जैसे कहते हैं ना कि इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। ये एक षड्यंत्र था और कई देश के लोग इसमें शामिल थे। माने इतना बड़ा षड्यंत्र किसी व्यक्ति के साथ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा षड्यंत्र कौन कौन यहाँ आया नहीं, कौन कौन आया नहीं, और क्या क्या मैंने नहीं झेला। इतना बड़ा खालिस्तान कहाँ, कनाडा कहाँ, यूएस कहाँ, किसान कहाँ, ममता दीदी भी बेचारी कैंडल मार्च निकाली। लेकिन वो तो बेटियां थी ना, वो जिन्होंने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, वो पाकिस्तान आपको लेकर। उस मान बढ़ाने में हमारा हाथ नहीं है। जो मान उन्होंने बढ़ाया, मेडल लाया, उस मेडल में मेरा हाथ नहीं है। 1.5 लाख रुपए महीना देता था मैं एक एक को। तो आपके ऊपर क्यों आरोप लगा दिए? क्या समझ में आया फिर आपको? कौन था इसके पीछे? अगर आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बरी हूं ही, क्योंकि कोई जाता नहीं है कोर्ट के भीतर गवाही देने के लिए। एक मिनट, आपने कहा कि जैसे मेडल, वो देश की शान बढ़ाई। हाँ, उस शान में मेरा सब कुछ लगा है, मेरा। और वो देश की बेटी हैं, तो हम बांग्लादेश के हैं क्या? हम बांग्लादेशी हैं क्या? आज बात हो रही है ना कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। आज बात हो रही है ना यूजीसी का दुरुपयोग होगा जी। आज बात ये भी हो रही है कि दलित उत्पीड़न का भी दुरुपयोग हो रहा है जी। यौन उत्पीड़न का भी हो रहा है, दहेज का भी हो रहा है। 100% हम नहीं कहते कि जितने किए जा रहे हैं सब गलत के गलत हैं, लेकिन हाँ ये सत्य है कि इन तीनों धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। कौन करवा रहा था आपके खिलाफ फिर? अरे कानून है, बना है तो करेगा। कानून बना, पहले सुनिए तो कानून बना तो करेगा। वही इन लोगों ने किया। बड़े बड़े वकील बैठे, बड़े बड़े नेता बैठे, लड़की कौन देगा, पैसा कौन देगा, बैठ करके तय किया। बड़े बड़े वकीलों ने ड्राफ्ट किया कि क्या मुकदमा लगाया जाए, क्या केस लगाया जाए। अब चूंकि कोर्ट की कुछ बंदिश है, कुछ बंदिश है कोर्ट की कि हम इस पर बहुत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो तथ्य आए हैं, हाँ। कभी निकल करके आएंगे तो आप देखेंगे कि इतने कितने लोग थे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपको बरी कर दिया जाएगा फिर आप मानहानि का मुकदमा जरूर दायर करेंगे? अब ये इस मामले को छोड़ देना चाहेंगे? देखिए, अब मेरा स्वभाव जितना कड़ा लोग समझते हैं उतना कड़ा है नहीं। अब विश्वास करिए, जिसने गोली मारा मैंने उसको माफ किया। अगर झूठ निकल जाए तो जो सजा आप मुकर्रर करें, गोली मारने वाला भी जिंदा है। जिसने चाकू मारा उसको भी मैंने समय के साथ माफ किया। समय क्या कराता है देखा जाएगा, अभी से क्या कहा जाए। लेकिन उधर वाले तो मानने को तैयार नहीं है ना। और अभी विनेश फोगाट ने ऐलान किया है, उन्होंने पहले तो संन्यास ले लिया था, फिर उन्होंने कहा कि वो आगामी जो ओलंपिक है उसके लिए तैयारी करेंगी, वो वापसी कर रही हैं। बेईमानी करके गई थी, वही बेईमानी भगवान ने उसके साथ कर दिया। फाइनल तक पहुंची ना। रुक जाइए, यही तो आप लोग देखते नहीं हैं। ट्रायल जिस समय हो रहा था उस समय उसका 2 किलो वजन ज्यादा था। और अगर आप कानूनी बात करते हैं तो उस दिन उसने 50 किलो वेट कैटेगरी में भी ट्रायल दिया था। उस दिन उसने 50 किलो वेट कैटेगरी में भी ट्रायल दिया था और 53 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया था। चित्रा त्रिपाठी जी, संसार में कोई ऐसा नियम ही नहीं है कुश्ती का कि एक दिन के अंदर आप 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दें। ये नियम ही नहीं है।
लेकिन उसने धमका करके सबको, क्योंकि हम लोग उस समय बाहर थे, उसने धमका करके खेल मंत्रालय को ब्लैकमेल करके 50 किलो का भी ट्रायल दिया और 53 किलो का भी ट्रायल दिया। 50 किलो में जब वो हार गई तो 6-7 घंटा रेस्ट करने के बाद उसने जो है 53 किलो में ट्रायल दिया, और उस समय उसका वजन 50 नहीं था, उसका वजन 52-53 था। गलत ढंग से वो गई थी, गलत ढंग से। मेरा आरोप है उस समय के खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने सब चीज़ों को नजरअंदाज करके उसको भेजा था, और वही सजा उसको मिली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फाइनल तक पहुंचकर अगर उनको हार का सामना करना पड़ा अपने वजन की वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले ही बेईमानी की हुई थी, इस वजह से भगवान ने सजा दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 2 किलो उसको 50 किलो जब लड़ने के लिए 50 किलो वजन दिखाना चाहिए था, तो उसने 50 किलो वजन नहीं दिखाया था, उसने 53 में लड़ने के लिए 42 दिखाया हुआ, 43 दिखाया होगा, और उसी पर वो लड़ी और वही जाकर के अटक गया। ये वजन तोड़ना इतना आसान नहीं, और तोड़ती तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन फाइनल तक पहुंची, इस बात से कैसे आप इनकार करेंगे? पूरा देश खुश भी हो रहा था कि वो मेडल, गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे ओलंपिक का। सुनिए, विनेश फोगाट हर बार ओलंपिक की प्रबल दावेदार थी, हर बार 3 बार से वर्ल्ड रैंकिंग में उसका प्रथम रहता था, सेकंड रहता था। मैंने 3 साल उसका बेस्ट चलता था। और मेरे यहाँ जब हम लोग जाते थे कैंप में, कोच या हिंदुस्तान की जनता या खेल के जो लोग हैं, वो सब पहले कहते थे कि विनेश फोगाट का मेडल आएगा। हम भी कहते थे किसी का आए या ना आए, लेकिन विनेश फोगाट का आया था। लेकिन अब क्यों ऐसा हुआ, वो तमाम बातें हैं। तो अभी आप शुभकामनाएं देंगे आगे के लिए? नहीं देंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, बेईमानी करेगी आकर के, फिर किसी लड़की का हक मारेगी। वो कहाँ फिट है लड़ने के लिए? वो किसी गरीब का हक मारेगी? हरियाणा के बच्चे अच्छे हैं। मतलब आप कह रहे हैं किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, हमको क्यों मौका? वो तो लड़ करके आएगी, उसको मौका मिलेगा तो कोई वो तो है नहीं, वो आएगी तो आएगी मतलब। लेकिन वो बहुत। अब मैं आ जाती हूँ एक बिल्कुल पर्सनली ये सवाल है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यकीनन ये दौर जब शुरू हुआ होगा तो उस समय आपकी राजनीति भी थी, उस पर भी खतरा था, सामाजिक रूप से भी अगर लड़कियों की ओर से इस तरह के आरोप लगा दिए जाएं, वो भी देश की जो इतनी सम्मानित खिलाड़ी हो, तो वो जो समय था वो बृजभूषण जी के लिए कैसे गुजरा? मतलब अपने आप को कैसे आपने निकाला? क्योंकि अब मैं देख पा रही हूँ हर जगह ताबड़तोड़ आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं चौरी चौरा में पढ़ता था तो एक अशोक पांडे नाम का लड़का था, अशोक मिश्रा या अशोक पांडे, तो उससे मैंने एक कविता सुनी थी और उस कविता को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उस कविता पर मैंने जिया। कविता की लाइन थी, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। जब मुझे लखनऊ में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि 5-6 दिन पहले ये सब लोग हमारे पास बैठ करके गए थे और बैठते थे उसके पहले। तो जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे पता चला कि ऐसा हो गया। तो हमने कहा अरे, वो हमारे एक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम कहा क्या होगा? कहा कि विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हम कहा अरे यौन उत्पीड़न, ये कैसे? तो दूसरा शब्द मेरा निकला कि मैं आ रहा हूँ। आप आ रहे हैं? हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। अरे यहाँ बहुत मीडिया वाले हैं। अरे भैया तो हम कहा मीडिया वाले से तो मिलना जरूरी है, मैं आ रहा हूँ। और मैं आया और मेरे मुंह में माइक खोस दिया गया। मतलब इतना ज़्यादा बेइज्जत किया गया, इतना ज़्यादा बेइज्जत किया गया, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो। आपके ऊपर आरोप भी गंभीर थे ना? लेकिन मैंने कहा कि और अभी आप उससे निकले भी नहीं। मैंने अरे यार फिर कह रहे निकले नहीं, अब फिर आप वही पता नहीं क्या निकल जाएंगे, आपको इस बात का भरोसा है? अरे निकल जाएंगे, अब क्या बताएं, न्यायालय की बात न होती बताते हैं अभी आपको। तो मैंने सामना किया और मैं, देखिए चित्रा त्रिपाठी जी
अपने जीवन को अगर आप पढ़ना चाहें, कहते हैं आदमी की जब मृत्यु होती है या मृत्यु बिल्कुल इसके निकट होती है तो क्षण भर में वो अपने को देख लेता है, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई। और जैसे ये हुआ और तैसे 2 मिनट के अंदर या क्षण भर के अंदर मैंने देख लिया कि मुझसे चूक हुई है कि नहीं हुई। तो मुझसे चूक ही नहीं हुई। मैंने तो उस समय ये कहा था कि कोई ऐसा ले आओ, कोई ऐसी लड़की ले आओ, रेसलर कोई ऐसी ले आओ जिसको मैंने 10-12 साल में मैंने फ़ोन किया हो। मैंने फ़ोन किया, उस समय सब बोल चुका हूँ। हमने कहा ये छोड़ो, कोई ऐसी लड़की ले आओ कि जिसको मैंने फ़ोन किया हो। मैसेज करना मैं आज भी नहीं जानता हूँ। रील तो खूब बनवाते, कह रहे हैं मैसेज करना नहीं जानता हूँ। हम नहीं जानते। मोबाइल तो इस्तेमाल करते होंगे महंगे महंगे। नहीं, मोबाइल इतनी गाड़ियों के शौकीन हैं आप। और सस्ती करती हैं क्या जी? आप सस्ती करती हैं क्या? सस्ती क्या? मोबाइल? आपका मोबाइल सस्ता है क्या? नहीं, हम लोग तो मीडिया वाले हैं, हमें तो महंगा रखना पड़ेगा अब ना। आप हमारा तो देखिए, आप मीडिया सारा वाले, काम ही मोबाइल से होता है, तो महंगा। नहीं, क्या खूबसूरत बहाना है। हाँ। अच्छा, जल्दी से मैं ये जान लेती हूँ, अभी हाल ही में आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, 6 महीने हो गए लगभग, और बहुत लंबे समय के बाद मिले आप मुख्यमंत्री से। लगता है 35-36 महीने बाद हुई थी। तो इतना लंबा गैप क्यों हो गया था? एक ही पार्टी में आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री से मिलने में 35-36 महीने क्यों लग गए? मेरे ऊपर 23 में इतना बड़ा आरोप लगा तो बहुत लोग हमसे नहीं मिलना चाहते थे। नेताओं ने दूरी बना ली थी आपसे, कह सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी। मुख्यमंत्री जी से नहीं, मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन से हमारी बातचीत उस समय भी हुई थी। लेकिन अब जैसे हम मिलने चले जाएं और आप कैमरा लेकर चली जाएंगी कि ये देखो भूषण सिंह जा रहे हैं, ये भूषण सिंह आ रहे हैं, तो हो सकता है। तो इसलिए लोगों ने दूरी बना ली। हाँ, नहीं, हमको जब बुलाए तो हम गए। क्या बातचीत हुई? पारिवारिक बात, पुराने संबंध हैं। दो बड़े राजनेता मिलते हैं, पारिवारिक बातें क्या होती हैं? योगी जी जब मठ में नहीं रहते थे तब से उस मेरे मठ से संबंध है। योगी जी मेरे सामने वहां आए हैं और योगी जी से बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं आपकी हर प्रकार का संबंध रहा है। हंसने, बोलने, खेलने, खाने, हर प्रकार का संबंध रहा है। संबंध तो आपके अखिलेश यादव से भी हैं, समय समय पर छोटा भाई बताते रहते हैं आप उनको। अब भाई जो सच्चाई है वो है। ये कौन सा संबंध है मतलब राजनीति में कि इधर वाले भी भाई हैं, उधर वाले भी भाई हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपके दोनों भाई हो गए? अब हम छोटे आदमी हैं तो हमारे ऊपर आप आरोप लगा रही हैं। ये बड़े लोग क्यों जाते हैं शादी ब्याह में, क्यों जाते हैं? अखिलेश जी से कैसे संबंध है आपके? उनकी राजनीति को कैसे देख रहे हैं? 2024 में तो पानी पिला दिया था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यूपी में। देखिए क्या है, अखिलेश जी से मेरी इधर फिलहाल में काफ़ी हमको लगता है एक देहांत हुआ था किसी का उनके परिवार में, तब हम गए थे, वो भी कई साल हो गए। 2022 में मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे थे, 11 अक्टूबर को। उसी में मुलाकात है। अच्छा, मुलाकात है, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति मतलब कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, जबकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है। हम भी बचते हैं, वो भी बचते हैं। तो राजनीति कैसे करेंगे फिर? बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के नेता पर प्यार दिखाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या राजनीति थी? करते थे किसी की आलोचना? कौन नहीं मिलता था उनसे, और वो किससे नहीं मिलते थे? देखिए, आलोचना करने के लिए कोई गाली गलौज ही जरूरी नहीं है। चंद्रशेखर जी के वक्तव्य पढ़िए, कैसे इशारे में दोनों तरफ झोंक देते थे पार्लियामेंट में। तो मर्यादा तो होनी चाहिए ना। अब ये राजनीति का मतलब है कि आप हमको गाली दें, हम आपको गाली दें, यही राजनीति है। बिना इसके अब मौजूदा राजनीति तो आगे बढ़ती नहीं बिल्कुल है। बढ़ रही आप है। रास्ता सीधे बोलिए ना कि रास्ता बचा के रखना चाहते हैं। 2009 में आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, नेताजी ने कुश्ती में आपको आगे बढ़ाया, तो अब आप उधर का भी रास्ता बनाकर रखना चाहते हैं। कुश्ती में हम अकेले बढ़े थे, कुश्ती में हम अकेले बढ़े थे। अच्छा, उसमें नेताजी का कोई रोल नहीं है? कोई रोल, कुश्ती में हम खुद। आपका एक बयान भी आया था कि आपने कहा नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। ऐसा एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी। निकल गया होगा कभी। सच्चाई है कि नहीं है? निकल गया होगा कभी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो नेता है ही है। ये मुंह से कैसे निकल जाता है ये बताइए? कोई नाराजगी थी तो आपने उसमें डैमेज किया था, बाद में कंट्रोल कर लिया। हो जाता होगा, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलते चलते आखिरी 2-3 सवाल मैं जल्दी से ले लेती हूँ। अब अपनी राजनीति को आगे कैसे आप बढ़ाएंगे? पहले तो टिकट काट लिया गया था, अब भविष्य में भी बीजेपी आपको टिकट क्यों देगी?
और क्यों नहीं देगी? इतने आरोप लगे थे, अभी तक रिजल्ट अरे कुछ तो आया नहीं। आरोप अब फिर यही, बीजेपी को सबको पता चल गया कि ये षड्यंत्र था। बीजेपी के हमारे हर छोटे से बड़े नेता को, जिनको आप समझ रही हैं, जी। उनको पता चल गया कि षड्यंत्र था। मोदी जी, अमित शाह जी, सबको पता चल गया, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, सबको पता है कि ये ब्रजभूषण के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। तो आप तैयारी कर रहे हैं 2029 की या 2027 में भी? क्योंकि हम कोई भारतीय तैयारी नहीं जनता कर पार्टी बड़े बड़े अपने सांसदों को भी उतार देती है मैदान में विधानसभा लड़ाने। मैं कोई स्पेशल तैयारी नहीं करता हूँ। हाँ, मेरी बारहमास तैयारी रहती है। बारहमास मतलब हर वक्त। आप हमेशा सांसदी ही लड़े हैं जहां तक मैंने देखा। नहीं, एक चुनाव, एक पहला विधान परिषद का लड़े थे। विधान परिषद का लड़े थे, विधानसभा का नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि तमाम बड़े नेताओं को, अब बताए कृषि मंत्री को विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में लड़वा दिया, तो फिर मतलब पार्टी अगर निर्णय करेगी तो क्या है ब्रजभूषण जी का? देखिए, पार्टी की रणनीति, तो पार्टी को इतना अधिकार होता है हाँ, कि समय पर किसे कहाँ लड़ावे। लेकिन ये नेता पार्टी लोगों का से, अधिकार होता बड़े है। नेताओं से तो पूछना पड़ेगा ना कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमको तो लगता है लड़ा देंगे। 2027 में चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, 27 में हम नहीं सीधे लड़ना 29 में लड़ेंगे। हाँ, 27 में। सांसदी अब और नहीं, देखिए, सांसदी भी उसका कारण है। मैं 6 बार सांसद बना, 1 बार पत्नी बनी, बेटा बना। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सांसदी मेरी षड्यंत्र के तहत ली गई है। एक षड्यंत्र हुआ जिसमें मुझे ये जाना पड़ा, और मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि एक बार नेताजी जाएं। मुझे नेताजी कहते हैं संजोग से, बहुत पहले से, 80 से। तो लोगों को है कि जाना चाहिए। हमको भी लगता है कि जिस पार्लियामेंट से मैं एक तरीके से रोते हुए निकला, एक बार उसको प्रणाम करूं चल करके कि भाई। तो 29 की तैयारी अभी से की जा रही है? तैयारी हमारी बारहमास की है, अभी से तैयारी किया। हम जो करते हैं रोज तैयारी है, रोज हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारा हर काम तैयारी। तो अभी बड़ा मलाल रहता होगा जब संसद का सत्र चल रहा होता होगा, तो फिर आपको घर में बैठना पड़ता है या बाकी कार्यक्रमों में? नहीं, इसका मलाल नहीं, मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ। बिजी रखते? बहुत बिजी रखते हैं हम, खाली नहीं है। और इससे अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे अच्छा कर रहा हूँ, मतलब ये यहाँ रह करके उतना अच्छा काम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।